मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मौजूदा हालात जो है उसको कहीं से भी आप बेहतर या बेहतरीन की तरफ बढ़ता हुआ नहीं कह सकते। खास करके राजनीति का जो माहौल है, जिस ढंग से राजनीतिक दलों के टूटने का सिलसिला जारी है, जिस ढंग से धन्ना सेठों के बोलबाले का माहौल है, निष्ठा कहाँ गई, सच्चाई कहाँ गई, जो शपथ लेके लोग आ गए उसकी परिकल्पना कहाँ गई। भारत का भविष्य क्या इसी आधार पर बनेगा? गिरोह दर गिरोह बना करके राजनीतिक दल तोड़े जा रहे हैं या टूट रहे हैं। गद्दारी एक शब्द आम प्रचलन में है। ये पहले भी राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति आम धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जो हो रहा है, जो 2026 में हो रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में देश की राजनीति कहां जाएगी पता ही नहीं लग रहा है। क्या सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर के आए, भगवान राम की बात लेकर के आए, सब कुछ लेके आए, भारतीयता को विश्व गुरु के तरीके से स्थान दिलाने की बात लेके आए लोग। ये जो आचरण है, राजनीतिक आचरण, उसको लेकर के भविष्य कैसा बना रहे हैं? भाई शुरुआत कहां से हुई है कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहेंगे एक ऐसी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, तीसरी बार लोगों ने दिल से लगाया, जिता के पहुंचाया। हाँ, एक गड़बड़ी, जहां गड़बड़ी कहां हुई ये बताता हूं। 2 बार प्रचंड बहुमत से जिता के लाए, और लेकिन तीसरी बार जाके मामला थोड़ा ठहर गया। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिर्फ 240 सीटों पर जीत दिलाई, और इसका नतीजा क्या रहा जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलानी पड़ी। सरकार चलते चलते 2 साल चला आया, लेकिन बीते अप्रैल में सदन के अंदर आवश्यकता हुई कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 543 सदस्यीय जो लोकसभा है, 2/3 का मतलब 360 की संख्या चाहिए। लोगों ने कितना जीता के पहुंचाया था लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को? 240। अब भैया 240 360 कैसे होगा? पूरा उपक्रम अप्रैल में जैसे ही इसका एहसास हुआ, इल्हाम हुआ, गोलबंद हो गए विपक्षी दल, और भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि जो 360 या 362 की परिकल्पना लेके आप चल रहे हैं, आपके पास महज तमाम कोशिशों के बावजूद 298 ही सांसद हैं। मैं 17-18 तारीख के जो विशेष सत्र को बुलाया गया था, उसमें वोटिंग जो हुआ, उसमें जो नतीजे आए, सरकार के हक में जो नतीजे आए, सरकार के हक में क्या आए, वोटिंग नतीजे जो आए, तमाम कोशिशों के बावजूद, अलग अलग आक्रमण प्रत्याक्रमणों के बावजूद 298 लोगों ने ही संविधान संशोधन के हक में वोट डाला, और विपक्ष की ताकत इतनी मजबूत रही कि वो गिर गया। और पहली बार हुआ कि जब ये विधेयक गिरा तो देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का संबोधन किया। और संबोधन में क्या कहा? संबोधन में अक्सर क्या होता है, बड़ी बातें होती है, राष्ट्र के नाम संबोधन बड़ी बड़ी बात होती है। लाल बहादुर शास्त्री की याद कीजिए संबोधन को, जिसमें उन्होंने उपवास रखने की बात की थी। चीन के आक्रमण जब हुआ था देश पर, लोगों ने उपवास रखा। तो ये राष्ट्रीय अपील होती है, राष्ट्रीय संबोधन। लेकिन उस संबोधन में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि विपक्ष ने उनकी कोशिश को, संविधान संशोधन की कोशिश को विफल किया है। जिस संविधान संशोधन के जरिए वो 50% आबादी, जो महिलाओं का आबादी है, उसको आरक्षण देना चाहते थे, परिसीमन करना चाहते थे लोकसभा क्षेत्रों को। एक लोकसभा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संख्या है वोटरों की, 13-13 लाख है, और कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 लाख 2 लाख की संख्या है नॉर्थ ईस्ट की। तो चाह रहे हैं कि जनसंख्या अनुपात में अलग अलग तरीके से लोकसभा सीटों का परिसीमन हो। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी, यह महसूस की गई, और कहा गया ये 540 की संख्या, 543 की संख्या जो है, इसको बढ़ा करके 840 की जाए, मानो 300 का इजाफा कम से कम सीटों का, लोकसभा सीटों का, इसके लिए किया जाए ताकि जनप्रतिनिधि बराबर हो, के पास वोटिंग बराबर हो। ये सब ठीक है, आदर्श के तरीके से ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन वोटिंग का क्रम आया, उसमें कहा गया कि परिसीमन में ठीक से संतुलन नहीं किया गया है, दक्षिण आवाज थी। और इसके अलावा सरकार को गिराना विपक्ष के लिए मुस्कुराने के लिए बहुत जरूरी होता है। लगातार जिस तरीके से तीसरी बार सरकार बनी है, 15 साल तक, 10 साल हो चुका है, 12वां साल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 में आए थे, प्रचंड बहुमत से जीत के आए थे। 2019 में भी उनको दिक्कत नहीं आई है, लेकिन 2024 में गाड़ी फंस गई। 240 सीटों पर ही वो जीत पाए, लेकिन वादा क्या था, दावा क्या था भारतीय जनता पार्टी का?
उसका वादा भरोसा ये था या मांग ये थी कि 400 प्लस लाएंगे, लेकिन लोगों ने विपक्ष को चुना, अच्छी संख्या में चुना, और नतीजा ये हुआ सहारे की सरकार से चल रही सरकार। और ये बात खली प्रधानमंत्री राष्ट्र संबोधन के नाम से जैसी ऐसी तैसी तो की ही विपक्ष की, साथ साथ उन्होंने ये संकेत दे दिया कि ये विधेयक जो विपक्ष ने गिराया है इसी लोकसभा के अंदर में आएगा और भले ही बर्बाद, लेकिन हम इतना इंतजाम कर लेंगे कि हम जीत लेंगे। हम जो संख्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को या सत्ता पक्ष को अपने हक में 360 सांसदों की आवश्यकता है, 120 का इंतजाम करना है 240 से बढ़कर के। अगर सहयोगी दल की बात ना करें, सहयोगी दल के सहारे की बात करें तो जो स्थिति अब से पहले था, दलों की टूट फूट से पहले की स्थिति बता रहा हूं, 292 की संख्या बन रही थी, जिसमें कि जेडीयू और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की ये दो दल उनके सहारे के थे, 292 थे। 292 को बढ़ाकर आपको 360 करना है, मतलब कुल जमा 70 सांसदों का इंतजाम करना है। तो अब निकल गया अप्रैल के बाद से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जो कुछ हुआ उसमें सबने देखा किस ढंग से ममता बनर्जी करारी हार हुई विधानसभा के अंदर। लेकिन उस हार की हताशा का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने इस काम के लिए, जो प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि मैं इंतजाम करूंगा। उस इंतजाम के क्रम में अनैतिक नैतिक जो भी कह सकते हैं आप, ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर लिया गया, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता ने खारिज कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से ले आए थे। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल को निशाने पर लिया गया, जिसके 28 सांसद थे, उसमें से 20 निकल के आए तोड़ जोड़ करके, उन्होंने बगावत कर दिया और 28 में से 20 सांसद मोटे तौर पे एनडीए के पार्ट हो गए। इस ऑपरेशन को अपने हिसाब से जो कहा गया, जो भी कहा गया, इस ऑपरेशन को टीएमसी ऑपरेशन में ऑपरेशन लोटस कहा गया, जैसे कहा गया जो एक सेना का तरीका होता है किसी ऑपरेशन के पीछे, तो ऑपरेशन लोटस मान लीजिए। ऑपरेशन लोटस हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहां के मुख्यमंत्री ने इंतजाम किया कि लोकसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए 28 में से 20 टूट के आ गए और 20 भारतीय जनता पार्टी में नहीं ज्वाइन किया। एक नया प्रयोग हुआ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए, एक पार्टी जो बिल्कुल गुमनाम सी पार्टी थी, हाल की पार्टी 2023 की रजिस्टर्ड पार्टी थी, उस नाम का सहारा लिया गया स्प्लेंडर गुट के लिए। जो 20 सांसद आए, 20 जाहिर तौर पर 20 सांसदों के खिलाफ भी नाराजगी थी। ये सारे 20 सांसद जो टूट के आए हैं, इनको दिया गया नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, एक पार्टी थी जो जिसके बारे में क्या चीट फंड चलाने वाले व्यक्ति से जरिए रजिस्टर करवाई गई थी। उन्होंने त्रिपुरा का चुनाव लड़ा था, 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उसमें 800 कुछ वोट लाए थे त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में। इन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसे पका के रख दिया गया था उस गुमनाम पार्टी को। तो ये 20 के 20 सांसद उस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में चले गए, ऑफ इंडिया में चले गए। एनसीपीआई बन गया नया ऑपरेशन लोटस के जरिए। और अभी लोकसभा अध्यक्ष के पास उसके सारी चीजें उसके चैलेंज किए जा रहे हैं, उस विखंडन को, उस बदलाव को। अपने हिसाब से अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता हैं, महासचिव हैं, उन्होंने चैलेंज कर रखा है तो अपने हिसाब से। लेकिन 20 के 20 मुकम्मल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। जो इशारा अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था राष्ट्र के नाम संबोधन में, उसका रूपांतरण हुआ और वो 20 सांसद, 28 में से 20 सांसद आ गए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हक में। तो अब कुल जमा जो 298 की संख्या थी, जो प्रदर्शन के तौर पर पता लगा था, 298 बढ़कर के हो गई। अगर 20 अगर जोड़ लेंगे आप तो 318 आ गया। 318 में से फिर भी 360 की संख्या पाने के लिए, आप समझ लीजिए 360 की संख्या पाने के लिए तकरीबन 52 सांसदों की आवश्यकता थी। अब जैसे ही तृणमूल कांग्रेस का काम पूरा हुआ, काम क्या हुआ, तमाम हुआ, जो भी स्थितियां हुई, डीम फेंका जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, जनता सड़क पे आ गई तृणमूल शासन के खिलाफ। जो कुछ भी हुआ 15 साल में, ये 15 साल का शासन था। 15वें साल के बाद ममता बनर्जी की परीक्षा थी, उसमें हार हुई, जैसे भी हुआ उस पर हम अलग जाएंगे। लेकिन जो हो रहा है, सरेआम जो हो रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थन बेस को 360 सांसदों तक ले जाने के लिए हो रहा है। इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, गवाह के नाते आपको बता रहा हूं, संजय दृष्टि से बता रहा हूं, बीच में खड़ा होकर बता रहा हूं। ऐसा भारतीय के इतिहास में शायद नहीं हुआ, या हुआ भी है तो पहले एकल तरीके से लोग टूट के आते थे। बड़ा इतिहास है, 1967 का एक इतिहास है। हरियाणा में कोई गया राम हुए, वो एक रात आए, कांग्रेस की तरफ से टूट के उधर गए, फिर दूसरी तरफ आए राम गया राम की कहानी हुई। एक दल से जीत के आया, दूसरे दल में गए, फिर सरकार ने प्रलोभन दिया, दूसरी तरफ आ गए। तो वो एक इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को आया राम गया राम कहा गया। और इस आया राम गया राम से 400 से ज्यादा वोट संख्या में सांसद जीत के आए थे राजीव गांधी के लिए। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 31 अक्टूबर उनका निधन हुआ था, आतंकवादी हत्या हुई, तो उसका चुनाव हुआ था।
उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 85 में उन्होंने दल बदल विधेयक लाया था, संविधान संशोधन विधेयक लाया था प्रचंड बहुमत के बाद। उन्होंने दलों को ऐसे एक एक लोग टूट के इधर उधर चल जाते, ऐसा नहीं होगा, एक पर्याप्त संख्या में लोग लाना पड़ेगा। अब वही एक आधार है जिसके आधार पर लगा कि अब देश में अब कोई भी सत्ताधारी दल आसानी से दल बदल नहीं करा सकती। लेकिन अभी जो हो रहा है मौजूदा स्थिति में, जैसा कि कहा अभिषेक बनर्जी अपने हिसाब से चैलेंज किया है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विखंडन के बाद भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या फिर एनडीए कह लीजिए, उसके मुस्कुराने की बारी थी। अचानक से 298 की संख्या बढ़कर उछल कर 318 पहुंच गई। तब लगा कि बाकी भी काम किया जा सकता है। पहले से ही मामला पका हुआ था। जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके अंदर सांसदों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई या उसको ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया गया। शिवसेना पहले ही चुनाव में जो लड़ी थी, महाराष्ट्र चुनाव में, दो अलग अलग हिस्से थे। मूल शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई थी, उप मुख्यमंत्री हैं अभी। तो ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, जो मसाल छाप में लोग जीत के चले आए थे, उसके 9 सांसद थे। 9 में से ऑपरेशन टाइगर के जरिए 6 सांसदों को तोड़ लिया गया। वो आए, वो कहते हुए आए कि भैया मैं इस शिवसेना में आ गया हूं, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को सिंबल ले लिया है, नाम ले लिया, सब कुछ। तो उन्होंने शिंदे शिवसेना में ज्वाइन कर लिया। 9 में से 6 सांसद जो हाल में 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे के सिंबल से जीत के आए थे। उद्धव ठाकरे को नया सिंबल मिला था, उद्धव ठाकरे शिवसेना को मसाल के सिंबल पे चले आए थे, वो टूट के चले गए। उनको गद्दार, जैसे पहले भी गद्दार का नाम देते रहे एकनाथ शिंदे को सार्वजनिक तौर पर, उद्धव ठाकरे ग्रुप, लेकिन जनता ने उद्धव ठाकरे को ही एक्सेप्ट किया। उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट करने के बजाय शिवसेना के मूल संगठन एकनाथ शिंदे कैडर बेस्ट कहते हैं, उनको एक्सेप्ट किया। ये जीते हुए सांसद बड़े आसानी 6 के 6 वहां जाके ज्वाइन कर गए। तो ये संख्या जो हम कह रहे हैं 318 हुई थी, 6 बढ़ के कितनी हो गई? 324 की संख्या में मौजूदा स्थिति में। और वो शिवसेना आ गई जो शिवसेना एनडीए का पार्ट है। शिवसेना के नाते जो संख्या थी 298 की, जो लोकसभा प्रदर्शन समय आया था, वो शिवसेना की, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की संख्या बढ़ करके हो गई। उसके लिहाज से एनडीए की संख्या लोकसभा के अंदर बढ़ के हो गई 324 हो गई। अब 324 को 360 तक ले जाना है। भला ये 360 तक पहुंचेगा कैसे? बड़ा दिलचस्प वाकया हो रहा है। आप पार्लियामेंट, दिल्ली के पार्लियामेंट को देखें, राजधानी को देखें, इंद्रप्रस्थ की राजनीति को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में डीएमके, जो हाल तक भारतीय जनता पार्टी के तल्ख विरोधी थी, उन्होंने गोलबंदी के साथ तमिलनाडु का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को मजबूर कर दिया था। एनडीए कहीं नहीं बची इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन उस चुनाव के बाद क्या हुआ? डीएमके के जो 22 लोकसभा सदस्य हैं, वो हालात ऐसे क्रिएट हुए कि डीएमके ने एक झटके में कांग्रेस का पल्ला झाड़ा और लिख दिया लोकसभा अध्यक्ष को, भैया कांग्रेस ने मेरे साथ दगा किया है, मुझे बीच का जगह, बैठने का जगह दे दीजिए, मैं अब कांग्रेस के साथ लोकसभा में नहीं बैठना चाहता हूं। उनके 22 सांसद हैं। तो एक रास्ता तय किया गया 22 सांसद के नतीजे से, बीच में आके बैठने लगे। बीच में आने के पीछे बैठने की वजह बता दो। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग है, IUML, उसके साथ उनका गठजोड़ था, चुनावी गठजोड़। तो IUML के साथ रहते हुए डीएमके के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ बैठना मुश्किल था। दोनों की, जो आप कहते चूहे बिल्ली का संबंध है, बिल्कुल लड़ाई वाली रिश्ते थी, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के नाते। अब बड़ी बात क्या हुई, इन 22 सदस्यीय लोकसभा सदस्य वाले डीएमके से इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने नाता तोड़ लिया। वो रास्ता दे दिया, क्योंकि वहां पर वो विजय जोसेफ की सरकार में शामिल है, थलपति विजय की सरकार में शामिल हो गई है और डीएमके प्रतिपक्ष में है, विरोध में है। तो अब डीएमके के लिए आसान हो गया, इन 22 सांसदों के लिए बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी की ओर या एनडीए का पार्ट बनने का रास्ता साफ हो गया। और ये सब कब हो रहा है? बड़ी तेजी, महीने भर के अंदर हो रहा है। अप्रैल में पूरा वाकया हुआ, जून में नतीजे आए पश्चिम बंगाल के, नतीजे आने के बाद पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन लोटस, उसका ऑपरेशन जो महाराष्ट्र वाला कह लीजिए आप, ऑपरेशन टाइगर। देन आफ्टर ये 22 सांसद जो डीएमके के सांसद हैं, वो आप बड़े आसानी से गोद में आके बैठ गए। तो अब डीएमके आ गई तो 360 की संख्या जो पाना है एनडीए को, उसमें से 346 कुल जमा आ गई। अब 346 को 360 से पार ले जाना है। तो जानते हैं आप निशाने पे कौन है, इस काम में कौन आ रहा है? बड़ी तेजी से, जैसे ही शिवसेना का ऑपरेशन पूरा हुआ, ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ, तो पूरा मामला घूमकर उत्तर प्रदेश में आ गया। 35 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के।
अब इस 35 सांसदों में हड़बड़ाहट पैदा करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तर्ज पर जिस ढंग से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ने के लिए किया गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों को तोड़ने के लिए किया गया। महाराष्ट्र में एक अधूरी कहानी बाकी, वहां पर एनसीपी जो शरद चंद्र गुट है, जो शरद पवार का गुट है, उनके पास 8 सांसद है, उसमें से भी कुछ टूट के आने वाले हैं। वो 5 आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, वो देखने वाली बात है, वो भी हो रहा। लेकिन उससे ज्यादा 346 को उठा करके आपको जम कराना, 360 के पार ले जाना है, इसके लिए पूरा फोर्स अपने हिसाब से कहते हैं समाजवादी पार्टी पे आके लग गया। इनके 35 सांसद हैं, 35 सांसदों में कहते हैं कि बिल्कुल स्थिति साफ कर ली गई। सिर्फ 15% सांसद ही इसमें यादव जाति के हैं, अगर मान लीजिए यादव वोटर के तरीके आए हैं, तो रेस्ट ऑफ द सांसद हैं, तकरीबन कह रहे हैं 20 से 25 सांसद ऐसे हैं जो इस लपेटे में आ गए और वे एनडीए की राह की उड़ाने में आ गए। तो एकदम साफ है कि जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी लोकसभा की, जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी, तो ये मुमकिन है। अब तरीका देख लीजिए, तरीका क्या होता है। क्या ये समाजवादी पार्टी के सांसद जो निशाने पाए हैं 22 से 25 संख्या में कहे जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से ओम प्रकाश राजभर इसके लिए बयान दे रहे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं, अलग लोग दे रहे हैं, ये सारी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। आप याद कीजिए जब वोटिंग हो रहा था लोकसभा में अप्रैल वाला, उस समय बार बार इशारों में कहा जा रहा था अखिलेश यादव को, भाई मेरे साथ हो लो, वोट कर लो, ठीक उसी अंदाज में कर लो, चुपचाप से कर लो, एब्स्टेन हो लो। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अटूट बंधन के नाते मौजूद रहे थे इंडिया गठबंधन के हक में, और वही वजह हुई थी कि सरेआम पूरा मामला गिर गया था। तो उस मामले को देख करके उसको सबक सिखाने के लिए अखिलेश यादव, और जब जुलाई में यह सत्र शुरू होगा तो आप देखेंगे कि किस तर्ज पे समाजवादी पार्टी में विखंडन होता है। क्या न्यू समाजवादी पार्टी बनने वाली है, ठीक उस तर्ज पे जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बन गई, जिस ढंग से अजीत पवार और शरद पवार की शिवसेना एनसीपी बन गई, उस तर्ज पे होने वाला, या फिर ठीक पश्चिम बंगाल के तर्ज पे हो रहा है जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, जो 20 संख्या में आते आते सदन के अंदर में चौथी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, अचानक से ना चुनाव लड़ना ना कुछ किया और बन गई। तो क्या उसमें संख्या इतनी इजाफा हो जाएगी, वो 42-50 की संख्या की हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी संख्या हो जाए, 20 से 30 सांसद और इसे टूट जाएंगे 35 में से, या 22 सांसद टूटेंगे? और लेकिन ये सब कुछ तय है कि 360 की संख्या इस मानसून सत्र के शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए का हक में कर लेना चाहती है। देखिए ऑपरेशन क्या है, जो कुछ भी आप कर रहे होते राजनीति में। शुरू में मैंने कहा कि राजीव गांधी ने क्या किया प्रचंड बहुमत के बाद, उन्होंने दल बदल विरोधी कानून ला दिया, विधेयक ला दिया। उसके बाद से दिक्कत होने लगी, आया राम गया राम के माहौल में जीने वाले राजनेताओं के लिए समस्या खड़ी हो गई। भाई जिस सिंबल से जीत के आए हो, जनता का मैंडेट लेकर आए हो, वहीं रहो, अगले 5 साल के लिए उसके लिए काम करो, उसी विचारधारा के लोगों का काम करो, और फिर अगले साल हो रहा तो टिकट के साथ बट लेना। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत से चले आए, तो कहते हैं तकरीबन 100 सांसद ऐसे थे जो जीत आए थे, वो कांग्रेस पार्टी से आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, उस आधार बात बनती है। भाई चुनाव जीत के आया जिस सिंबल से, उसका आधार आप चलाओ। लेकिन आप जीत के आ रहे हो समाजवादी पार्टी से, प्रचंड विरोधी मत है आपके साथ, वोटर जो है वो वोट कर रहे हैं जो आपके साथ नहीं है। अब और भी मिसाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में जीत के चले आए कौन, यूसुफ पठान क्रिकेटर, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का हक वाला आदमी उनको नहीं दिया होगा विचारधारा के आधार पर। तब खैर एनसीपीआई मौजूद नहीं थी, अब वो एनसीपीआई के सांसद लोकसभा सब में, आप समझ लीजिए किस उल्टी विचारधारा में खड़े हो गए। यही यहाँ समाजवादी पार्टी के अंदर होना है, वो संख्या टूट की संख्या 25 होनी है, 22 होनी है, क्या होनी है, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि मानसून सत्र के पहले हो जाए। तो राजीव गांधी ने एक मिसाल खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी एक नई मिसाल खड़ी कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है, उस तरीके से लोग आने वाले समय में उसका आकलन करेंगे। इतिहास में ये सारी चीजें दर्ज हुई थी, इसलिए एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से कांटा से कांटा निकालने का काम कर रही है, वही व्यवहार कर रही है जिससे लोग आहत होकर के एक नई पार्टी को लाने का काम किए थे। तो जो मौजूदा हालात है इसको लोग देख रहे हैं, इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, और इसको आने वाला समय कैसे लेता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये दल बदल को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर, खरीद फरोख्त लेकर, गद्दारी को लेकर के अद्भुत समय जो सरेआम दिख रहा है, नजर आ रहा है,
मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं आपको, इतिहास में उस मोड़ पे खड़े होकर बता रहा हूं जहां इतिहास लिखा जा रहा है। थोक दर थोक लोग टूट के चले आ रहे हैं। अलग बात है कितने में बिके, क्या बिके, नहीं बिके, विचारधारात्मक परिवर्तन आ गया, क्या आ गया, इन सब के पीछे जांच एजेंसी सब कुछ देखेंगी। आने वाले दिनों में कोई जरूरी नहीं है हमेशा हमेशा के लिए रहे मौजूद यही सरकार। जो नई सरकार आएगी, नया नेतृत्व आएगा, इस प्रक्रिया की जांच करेगा, कहीं ना कहीं इसका तोल भाव होगा। तब क्या होता है, बड़ा अपने हिसाब से इतिहास में जो भी कर रहे होते हैं आप, इतिहास में दर्ज होते हैं। और संकेतों के साथ मैं सारी बात आपको बताने की कोशिश किया। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है राजनीति है, राजनीति में कहते हैं लव, और राजनीति में सब कुछ जायज होता है, लेकिन इतना भी जायज ठीक नहीं है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।